हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2021 की टेस्ट नंबर 1 जो देख रहे थे उसकी क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 41 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा, मतलब बन रहा है और थोड़ा सा लेट में ही अपलोड होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलने के कारण, ठीक है, अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फिर इसमें कंटिन्यू वीडियो अब अपलोड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम 41। उससे पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल में इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज, ठीक है, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल्स में। जो 2023 के टारगेट लगाए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। और साथ ही क्या है, अगर टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं तो वो भी इसकी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जो 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक सरकार में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। तो सही है, सामुदायिक सरकार में क्या है, सामुदायिक सरकार में क्या होता है, सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है, ये सही है। कथन 2, संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य होता है। तो ये भी सही है, संघीय, ठीक है, सरकार की जो संघीय सरकार होता है या संघीय प्रणाली होता है उसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 1 और 2 दोनों। अगर व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये रहा इसकी व्याख्या, ठीक है। सामुदायिक सरकार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था है। सामुदायिक सरकार का उदाहरण बेल्जियम जैसे यूरोपीय राष्ट्र में देखा जा सकता है, जिसमें कई जातीय समूह विद्यमान है। इस प्रकार की सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता को साझा किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यह दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। इसका जो एक भी नहीं किया गया है, तो कुछ जो है कि बोलते हैं कि एक साथ पीडीएफ अपलोड कर दीजिए एक टेस्ट सीरीज का पूरा। और मैं जो करता हूँ, जैसे ये बनाया तो इसका जो है अभी क्या करूँगा, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर एक साथ दूंगा तो इसका जो है टेस्ट नंबर 1 का पूरा वीडियो बनने के बाद अपलोड होगा, और फिर जैसे पार्ट करके देता हूँ वैसे दूंगा तो इसका जो पीडीएफ है वो पहले अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ जो है कि एक साथ दीजिए बोलते हैं, तो अगर यदि जिसमें ज़्यादा होगा, एक साथ के लिए ज़्यादा बोलिएगा तो एक साथ दे दूँगा, और अगर यदि जैसे पार्ट देता हूँ वैसे ही मिले तो फिर वैसे ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जैसे बोलिएगा। और इसकी जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है या कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम 42 नंबर देखते हैं। आप 41 देख चुके, 42 ये देख सकते हैं, सिंधु जल से आ गया। सिंधु जल संधि निम्नलिखित में से किन नदियों का जल भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित की गई है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नल की जल बंटवारा है पाकिस्तान और भारत में, ठीक है। पाकिस्तान को 3 नदी का मिलता है, जो पश्चिमी की, ठीक है, और पूर्वी का जो है वो किसको मिलता है, भारत को मिलता है। तो इसमें जिसे सिंधु झेलम, ठीक है, सिंधु झेलम ये क्या है, पाकिस्तान को मिलता है। इस नदी का जो जल है सिंधु झेलम। रवि भारत को मिलता है। सतलुज यानी कि सतलज नदी का ये भी भारत को मिलता है। चीनाब पाकिस्तान को मिलता है। ब्यास भारत को मिलता है। तो इस प्रकार जो है भारत को मिलने वाला क्या हो गया, रवि, सतलुज, ब्यास, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो भारत को कौन कौन सा मिलता है, रवि, सतलुज, ब्यास, यानी कि 3 4 6 3 4 6 3 4 6 यानी कि सी नंबर, ठीक है। कौन सा, सी नंबर 42 का सी नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा 42। इसमें कितना है, 6 नदी। सिंधु जल संधि, सिंधु नदी के बेसिन में 6 नदियाँ हैं। देख लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो तिब्बत से निकलती है और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा कराची के दक्षिण में समाप्त होती है। तो देख सकते हैं इसमें कितना है, 6 नदी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित संधि के तहत 3 नदियों अर्थात रावी, सतलज और ब्यास, ये पूर्वी नदियाँ का जल भारत को मिलता है। तो देख सकते हैं ये जो पूर्वी नदियाँ है, ठीक है, कौन, रवि, सतलज और ब्यास, ये भारत को मिलता है। और पश्चिमी नदियाँ, ये जो पश्चिमी नदियाँ है सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और ब्यास, ये चिनाब, इस किसको मिलता है, चिनाब, ठीक है। सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को मिलता है। आगे बढ़े हम
43 नंबर, ये रहा आप 43, 42 देख चुके। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाने वाला शब्द डेनिसन बार्ब संबंधित है। तो डेनिसन बार्ब मछली से संबंधित है, ठीक है। तो इसका स्वच्छ जल में रहने वाली मछली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, न्यूज में रहता है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। शक्ति के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है, सही है। शक्ति का विभाजन जो होता है लोकतंत्र के लिए सही होता है, जिसमें क्या होता है, एक के हाथ में शक्ति नहीं रहता, विभिन्न समूह में होता है, तो ये क्या है, अच्छा है। या सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। क्या करता है, शक्ति का विभाजन होता है, तो ये क्या होता है, समूह के बीच जो टकराव की संभावना होता है उसको कम करता है, तो दोनों सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 44, ये 43 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 44, शक्ति का विभाजन शासन की एक प्रणाली है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शक्ति का एक भाग प्रदान किया जाता है। यह दर्शाता है कि शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है, अतः कथन 1 सही है। शक्ति का विभाजन सामाजिक समूह के बीच संघर्ष संभावना को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु शक्ति का विभाजन एक अच्छा माध्यम है, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार दोनों कथन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़े हम, 44 देख चुके हैं। 45 टीपू सुल्तान से रिलेटेड आ गया, हिस्ट्री से, ठीक है। टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता है, ये सही है। टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, तो ये सही है। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये भी सही है। श्रीरंगपट्टनम में जो जैकोबिन क्लब की स्थापना है उसमें क्या है, मैसूर, ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान की महत्वपूर्ण योगदान था, तो दोनों कथन सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 45 का अगर व्याख्या देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। उसे मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। उसने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उसका सिक्का, एक नया मौलूदी चंद्रसौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। वह लोकतंत्र का एक महान प्रेमी और एक महान राजनयिक था। उसने वर्ष 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करके फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया। टीपू खुद जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए और खुद को नागरिक टीपू लाने की अनुमति दी, अतः कथन 2 सही है। अब आगे देखें हम 46, सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी नहीं है, इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जो बिजली से उत्पन्न या फिर क्या है, खनिज की ज्वलन से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, ऑक्साइड से होता है, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो रहा है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसे अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो केवल 2 सही है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा सही है पूछा जा रहा है, तो केवल 2, ठीक है, बी नंबर। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं, ये रहा इसका व्याख्या। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सामग्रियों द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन, क्या है, जीवाश्म ईंधन का दहन से होता है। SO2 उत्सर्जन के निम्न स्रोतों में शामिल है: औद्योगिक प्रक्रिया जैसे अयस्क से धातु निकालना, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत, तथा लोकोमोटिव, जहाज और अन्य वाहन तथा भारी उपकरण जो उच्च सल्फर सामग्री के साथ ईंधन जलाते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, ठीक है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOS वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होना चाहिए, ठीक है। जल ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, फिर ये जमीन पर गिरने से पहले जल और अन्य द्रावों के साथ मिल जाते हैं, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय उपयोग सर्वेक्षण TUS द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है, ये सही है, ठीक है। समय उपयोग सर्वेक्षण द्वारा क्या होता है, गतिविधियों पर जो जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे हैं उसकी मापन रूपरेखा प्रदान किया जाता है, तो ये सही है।
समय उपयोग सर्वेक्षण TUS का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। ये भी सही है, पुरुष और महिला की जो भागीदारी है तो उसको आकलन करता है ये, तो ये सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 की हम व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा। समय उपयोग सर्वेक्षण, ठीक है, टाइम यूज सर्वे TUS द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है, या जनसंख्या की विभिन्न गतिविधियों और उन पर बिताए जा रहे समय के मापन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः कथन एक सही है। समय उपयोग सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापा जाता है, तो ये देख सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना देखे, 47 देखे थे शायद, 47 ना, ये 48 देखते हैं आप। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोलकापियम की रचना, तोलकापियम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी, तो ये गलत है। ठीक है, तोलकापियम क्या है, तोलकापियर ने किया था, किसने किया था, तोलकापियर ने किया था, इसलिए गलत है। इसे मदुराई के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त है, तो ये सही है। ठीक है, इससे क्या है, मदुराई के जो राजा थे उसे संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इसमें जो है कथन 2 सही है, कथन 2 सही है, तो बी नंबर हो जाएगा। 48 व्याख्या देखना चाहिए तो देख सकते हैं। संगम साहित्य लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि और तीसरी शताब्दी ईस्वी की दक्षिण भारत में कृष्ण और तुंगभद्र नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र संगम काल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है, जो मदुराई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फली फूली, इसलिए कथन 2 क्या है, सही हो रहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तोलकापियम को तोलकापियर द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, तोलकापियर के द्वारा लिखा गया था, इसलिए क्या है, कथन 1 गलत हो जा रहा है, तो आप लोग इसकी पूरा व्याख्या देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 49, 48 हुआ, ये 49 लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आया, किसे, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत के सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया था, तो देख सकते हैं जो है, ये जो राज्य दिया इसमें से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया था डलहौजी ने। ठीक है, व्यापकगत का लागू करके सतारा, जैतपुर, झांसी, मद्रास। ठीक है, तो हम जानते हैं सतारा पे भी ये क्या किया था, अधिकार कर लिया था, जैतपुर में भी, झांसी में भी, मद्रास में केवल इस प्रकार की जो है व्यापकगत सिद्धांत लागू करके नहीं किया था। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 इसका सही है, सही उत्तर 1, 2, 3 यानी कि ए नंबर, कौन सा, 1, 2 और 3 यानी कि ए नंबर हो जाएगा। 49 व्याख्या देख सकते हैं हम, 49 ये रहा। व्यापकगत का सिद्धांत या वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन किए जाने वाली एक विलय नीति थी, विलय नीति। ठीक है, राज्य को अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय करने की जो उसका सिद्धांत था, इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया। पुरुष उत्तराधिकार या फिर उसका जो दत्तक पुत्र, यानी कि जो नाना साहब थे, ठीक है, हैदराबाद के जो दत्तक पुत्र, उस उभे रहने से, यानी कि जो एडप्ट किया हुआ पुत्र रहता है, ठीक है, जो अपना पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ, तो उसको भी राज नहीं देते थे वो लोग। इस प्रकार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था। तो देख सकते हैं इस प्रकार कौन कौन सा राज्य को यहाँ पे लिया और दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 50 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति भूमिका, BR अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, ये क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, एक क्या, सच्चिदानंद सिन्हा, शायद सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है, क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष क्या है, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से थे, और अस्थायी रूप से और एक कोई थे, याद हमको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत, मतलब 1 और 2 दोनों गलत हो रहा है। सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, तो ये सही है। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे। जयपाल सिंह ये आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो ये सही। ठीक है, जयपाल सिंह। तो इसमें से 2 और 3 सही, उपयुक्त युग्म से कितने सही सुमिलित है, तो 3, 4 सही है, 2 युग्म। ठीक है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 का हम देख सकते हैं। BR अम्बेडकर
अगस्त 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1942 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन कर दिया। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जो जो दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, कथन 1 सही नहीं है बोल रहा है, कथन 2 सही नहीं है, कथन 3 सही है बोल रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। जो चीज़ हम बोले वही चीज़ लिखा हुआ रहेगा। आगे बढ़े हम 51 में देख लें। 51 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत करे? पढ़े भारत, ठीक है। पढ़े भारत की शुरुआत किया। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। किसका? पढ़े भारत, बढ़े भारत, ठीक है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 51 देख चुके हम, आगे बढ़े हम और देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। पढ़े भारत अभियान, शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया, अतः विकल्प ए सही है। यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसमें बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। और बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 21 फरवरी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हम 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है? कटाई से संबंधित मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू। तो देख लीजिए, ये असम के बिहू है, तो ये तो रिलेटेड है फसल से, कटाई से। पोंगल ये तमिलनाडु से, तमिल से, ठीक है। और मकर संक्रांति हिंदुओं का जो है, ये जो मकर यानी नया साल के बाद जो 14 फरवरी से, तो ये क्या है, मकर संक्रांति जो आता है उससे रिलेटेड। तो ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं फसल की कटाई से संबंधित है, बोल सकते हैं। किसानों के लिए खुशी की त्यौहार होता है, जिसमें तिल वगैरह ये करके उसका पकवान बना के खाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, तीनों हम सही बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? फसल की कटाई से संबंधित। तो 1 2 3, ठीक है, तीनों यानी कि डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। व्याख्या देख सकते हैं 52। ये रहा 52 का। मकर संक्रांति अपने आकाशीय पथ पर यात्रा करते सूर्य की मकर राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश को दर्शाती है। यह दिन गर्मियों की शुरुआत और सूर्य की गति उत्तर की ओर होने का प्रतीक है। इस दिन से हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। बिहू, यह उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। क्या है? फसल की कटाई के समय मनाया जाता है बिहू। असमिया नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोग रोंगाली माघ बिहू मनाते हैं, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोंगल, ठीक है। पोंगल शब्द का अर्थ उफान या विप्लव इसे थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह में मनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण संरक्षण से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी आंदोलन शुरू किया? रेचल कार्सन, सुंदरलाल बहुगुणा, अल्बर्ट श्वेत्जर या बंगारी मथई। तो ये जो है बंगारी मथई ने क्या किया था, पर्यावरण संरक्षण से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी की आंदोलन शुरू किया था। किसने? बंगारी मथई ने, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। 53 व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा 59। रेचल कार्सन पर्यावरण विज्ञान पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखक है। तो ये क्या है? पर्यावरण विज्ञान पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखक है रेचल कार्सन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 के दशक में हिमालय के ढलानों पर पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। तो ये इन्होंने जो सुंदरलाल बहुगुणा किया है, चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था। बाकी आप देख लीजिएगा इसकी, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे डॉक्टर श्वेत्जर यूरोप में अपने अस्पताल के लिए धन संचयन के साधन के रूप में यूरोप में लाभ संगीत कार्यक्रम और व्याख्यान
व्याख्यान देने के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका दर्शन जीवन के प्रति सम्मान और दूसरों की मदद करने की धार्मिक और नैतिक अनिवार्यता के सिद्धांत पर आधारित था। अब देखते हैं बंगारी मथई। बंगारी मथई ने हरित पट्टी आंदोलन की शुरुआत की, एक पर्यावरणीय एनजीओ जो वृक्ष लगाने, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है। वर्ष 1986 में इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2004 में सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। हम 53 तक देख चुके थे शायद। ठीक है, तो आप देखते हैं 54 नंबर। तो ये रहा हम लोग का 54, सी ड्रैगन से रिलेटेड है। सी ड्रैगन अभ्यास 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में किया गया। तो ये सही है। ठीक है, 2022 में जो है इसका जो आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में हुआ। कहाँ हुआ? गुआम में हुआ। तो ये सही है। यह एक द्विवर्षीय अभ्यास है। नहीं, ये यह क्या है? वार्षिक अभ्यास है। एक वर्षीय यानी कि वार्षिक अभ्यास है, इसलिए गलत हो जा रहा है। तो कौन सा सही है? तो केवल और केवल एक, दो तो गलत हो गया, इसलिए ए। 54 व्याख्या देख सकते हैं। 54 ये देख सकते हैं। सी ड्रैगन यूनाइटेड स्टेट नेवी द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हाई एंड अभ्यास है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, किस लिए सही नहीं है? क्योंकि ये एक वार्षिक है, एक वार्षिक है, इसलिए सही नहीं है। यह 5 से 20 जनवरी 2022 तक यूएस के गुआम में आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 1 क्या है? सही है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेना शामिल है। तो कौन कौन से देश की नौसेना शामिल है वो भी देख सकते हैं आप। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में सामान्य रणनीति विकसित करके भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। आगे बढ़े हम 55 नंबर, निजता के अधिकार। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निजता का अधिकार है। संविधान की अनुच्छेद जो 17 है उसमें क्या है? अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत है। और जो निजता का अधिकार वो कितना है? 21 में, अनुच्छेद 21 में, इसलिए गलत हो जा रहा है। पुट्ट स्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ये सही है। ठीक है, पुट्ट स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 2017 में क्या है? निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में घोषित किया गया था। तो कथन 2 सही है। कौन सा सही है बोल रहा है? तो केवल 2, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर। 55 व्याख्या देख सकते हैं। निजता का अधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में निजता और इसके महत्व का वर्णन किया था। कथन 2 सही है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो ये आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 56, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश के समग्र उपलब्धियों को केवल उसके सामाजिक आयामों में मापने हेतु किया जाता है। ये गलत है। केवल सामाजिक आयामों में मापने हेतु नहीं किया जाता। तो ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। वर्ष 1990 में इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सही है। इसे क्या है? 1990 के दशक में या 1990 में क्या है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सही है। कथन 2 सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल और केवल 2, एक गलत हो जा रहा है। 56 व्याख्या देख सकते हैं। ये रहा 56, 56 ये देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों आयाम को, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन उसमें केवल सामाजिक आयाम दिया था, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, यानी कथन 1 गलत हो जा रहा है। आगे देख सकते हैं। वर्ष 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जिसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UND द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। सूचकांक की गणना 4 प्रमुख संकेतों पर आधारित होती है,
जिनमें शामिल है स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रतिशतता, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के लिए स्कूली, ठीक है, शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत और जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अतः कथन 2 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 57 नंबर, कितना 57, ये तो हम लोग का 58 आ गया, 57, 56 देखें, 57, ये रहा 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। तो ये सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर सोर्स कोड को कॉपी कर सकता है, नहीं, इसमें कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कथन 2 गलत हो जा रहा है, केवल एक सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 57 का हम देख सकते हैं, 57 ये रहा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर है जो अपने स्रोत कोड के साथ वितरित किया जाता है, जो इसे अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्धता कराता है। इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। ये सारा आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को सुरक्षित और एनक्रिप्ट रखता है। मतलब उपयोगकर्ता किसी प्रकार के परिणाम के बिना कोड के कुछ हिस्सों को कॉपी, संशोधित या हटा नहीं सकता। इसलिए कथन 2 गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम 58, 56, 7 तक देख चुके हैं। 58, बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बेरोजगारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के बेमेल कौशल से उत्पन्न होता है। तो ये सही है। जो बेरोजगारी हो कैसे उत्पन्न होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के बेमेल। जब जो नौकरी बाजार में जो उपलब्ध नौकरी और श्रमिकों के बेमेल हो जाता है तो बेरोजगारी, जितना नौकरी रहता है उससे ज़्यादा श्रमिक होते हैं तो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। तकनीकी बेरोजगारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों में होने वाला नुकसान है। तकनीकी बेरोजगारी क्या है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, नौकरी में होने वाले नुकसान है। तो ये भी सही है। घर्षणात्मक, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था के भीतर स्वैच्छिक रोजगार संक्रमण का परिणाम है। तो ये सही है, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था के भीतर स्वैच्छिक, तो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर क्या होता है, स्व इच्छा से, ठीक है, स्वैच्छिक रोजगार संक्रमण का परिणाम है। तो ये भी सही है। बेरोजगारी प्रछनन, ठीक है, प्रछनन बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, बेरोजगारी से संबंधित, मतलब सही नहीं, क्योंकि ये कुछ महीनों ही होता है। तो इस प्रकार ये गलत हो जा रहा है 58 का। तो 58 कहाँ चल गया, ये तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गया। 59 बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी प्रक्रिया, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से रोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी से रिलेटेड है। यहाँ से आगे बढ़े हम 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। तो धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म क्या है, समान भाव रखता है, इस प्रकार है। तो ये क्या है, सही है। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। ये सही है। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल क्या है, धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है, यानी कि रोकता है। तो ये सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी 59। तो बेरोजगारी से रिलेटेड उसका आप देख लीजिएगा 59। धर्मनिरपेक्षता शब्द धर्मनिरपेक्षता की वैदिक अवधारणा के समान है जो धर्म के प्रति राज्य की उदासीनता है। धर्मनिरपेक्षता का यह मॉडल पश्चिमी समाजों द्वारा अपनाया जाता है जहां सरकार धर्म से पूरी तरह अलग होती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। हम आगे देखते हैं 60 नंबर, 59 देख चुके हैं, 60 देखते हैं।
ये रहा 60। लिथियम आयन से रिलेटेड, लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। तो ये सही है। जो लिथियम आयन बैटरी है इसका उपयोग अत्यधिक इलेक्ट्रिक वाहन में किया जाता है और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। ये सही है। चिली लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये गलत है। चिली नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है बोल रहा है? तो केवल एक। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 61। सी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या राष्ट्रीय महिला आयोग और आईआईटी कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ऑनलाइन शिकायत संबंध है। नहीं, ये जो है क्या है? राष्ट्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिकायत है, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। दूसरा नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं सी बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एकदम सही है। ठीक है, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड इसमें जो शिकायत होता है, ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उस सी बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार कथन 2 क्या है? सही है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो केवल 2 यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम 61 की हम ये 60 का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लिथियम आयन से रिलेटेड ये आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। 62 यहाँ देख सकते हैं। सी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रिक बॉक्स यानी कि सी बॉक्स नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधी प्रणाली विकसित की गई है। था कथन 1 सही नहीं है। यह यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रिक बॉक्स SHE बॉक्स भारत सरकार का एक प्रयास है कि हर महिला, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करने का एक प्रयास है। इसलिए कथन 2 क्या है? सही है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। तो क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, वीडियो क्या होता है कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो लेकिन इसमें अपलोड अवश्य होगा। ठीक है, तो आप न्यू है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।